विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने छल और कपट का सहारा लेकर सुल्तान का पद प्राप्त कर लिया और बुद्धिमत्ता से सभी परेशानियों का हल भी उसने बहुत जल्दी ही निकाल लिया और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। अलाउद्दीन खिलजी को क्रमशः जो सफलताएं मिली उससे उसका उत्साह चरम सीमा पर पहुंच गया और फलस्वरूप उसने दो प्रमुख योजनाएं या दो प्रमुख प्लान उसने बनाए। पहला प्लान या पहली जो योजना थी उसकी वो थी विश्व विजय की योजना और दूसरी जो योजना थी वो थी नए धर्म की स्थापना। वो इन्हीं दोनों योजनाओं को साकार करना चाहता था, परंतु इन योजनाओं का उसने अपने परम मित्र अलाउल मुल्क से चर्चा की। क्योंकि अलाउल मुल्क उसका बहुत करीबी और बचपन का मित्र था और वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसकी सलाह अलाउद्दीन खिलजी मानता था या जो सलाह देने की हिम्मत रखता था, वरना अलाउद्दीन खिलजी को कोई भी अमीर या सामंत सलाह देने की हिम्मत नहीं रखता था, क्योंकि अगर सलाह पसंद नहीं आई तो उसका दंड क्या हो सकता है, उससे भी अमीरों और सामंतों की रूह कांप जाती थी, अर्थात उसका दंड सजाए मौत थी। इस कारण से कोई भी सामंत व अमीर में इतना साहस नहीं था जो अलाउद्दीन खिलजी को सलाह दे सके। अलाउल मुल्क से जब अलाउद्दीन खिलजी ने चर्चा की अपनी योजनाओं के बारे में, तो अलाउल मुल्क ने उसकी प्रथम योजना विश्व विजय की जो योजना है और जिसकी जानकारी उसके सिक्कों से भी प्राप्त होती है, जिसमें उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी यूनानी शासक सिकंदर की तरह दुनिया को जीत लेने की आकांक्षा रखता था। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को सलाह दी कि विश्व को जीतने से पहले भारत को जीत लेना उसके लिए ज़्यादा हितकर होगा, क्योंकि विश्व की परिस्थितियाँ सिकंदर के समय जो परिस्थितियाँ थी उससे भिन्न है। फिर भी उसको पहले भारत विजय के बारे में विचार करना चाहिए, तदुपरांत विश्व विजय की योजना बनानी चाहिए। और द्वितीय योजना को खारिज करते हुए उसने कहा कि धर्म की स्थापना का जो कार्य है पैगंबरों का होता है, सुल्तान का नहीं। इसलिए नए धर्म की स्थापना का जो विचार है उसको त्याग देना ही उचित है। इस प्रकार अलाउल मुल्क की जो सलाह है उसको पसंद आई और उसने भारत विजय की जो योजना उस पर कार्य करना स्टार्ट किया। परंतु उस समय भारत को जीतना, साथ ही साथ उत्तर पश्चिम की तरफ से जो मंगोल आक्रमण हो रहे हैं उनसे निपटना, अर्थात दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना बहुत ही मुश्किल कार्य था। और अगर इस मुश्किल कार्य को करना है तो उस शासक के पास एक अच्छा सैन्य बल, कुशल व प्रशिक्षित सेना का होना बहुत ही जरूरी था। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के अंदर सुधार किया, अर्थात सैन्य सुधारों के ऊपर जो है ध्यान दिया। सबसे पहला जो सुधार था सेना के अंदर वो था स्थायी सेना का गठन करना। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने स्थायी सेना की नींव डाली। इससे पहले के जो शासक थे, अर्थात जो सुल्तान थे, वो अपने अमीरों और सामंतों के सैनिकों पर निर्भर हुआ करते थे और जब कभी अमीर और सामंत विद्रोह करते थे तो सुल्तान उनकी कठपुतली मात्र बनकर रह जाते थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस कमी को जानते हुए इसमें सुधार किया और पहली बार एक स्थायी सेना का गठन किया, जो कि केंद्रीय नियंत्रण में कार्य करे।
दूसरा प्रमुख जो सेना में सुधार था वो था नगद एवं नियमित वेतन देना। अलाउद्दीन खिलजी से पहले सैनिकों को सैनिक कार्य के बदले जागीर या जमीन का हिस्सा दिया जाता था, जिससे प्राप्त आय से ही सैनिक अधिकारी अपना और अपने सैनिकों का जो है वेतन पुनर्भरण करते थे। और युद्ध जब होता था उसी समय वेतन दिया जाता था, इसलिए सैनिकों में स्थायी रोजगार की समस्या भी रहती थी, चिंता भी रहती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार नगद व नियमित वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की। अब सैनिकों को चाहे युद्ध हो या नहीं हो, नियमित रूप से वेतन दिया जाएगा और वो भी नगद। अलाउद्दीन खिलजी ने निर्धारित किया कि प्रत्येक सैनिक को 234% वार्षिक दिया जाएगा। जो भी घुड़सवार सैनिक है उसको 234% वार्षिक वेतन दिया जाएगा। अगर घोड़ा उसका स्वयं का होगा तो 78% अतिरिक्त दिया जाएगा। टका एक चांदी का सिक्का था जो कि इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। पैदल सैनिक का वेतन 78% वार्षिक दिया जाएगा। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने निर्धारित कर दिया कि सैनिकों के लिए अब रोजगार की कोई समस्या नहीं है, उनको नियमित रूप से वेतन दिया जाएगा चाहे युद्ध हो अथवा नहीं हो। तीसरा, दाग व हुलिया नोट करने की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की। सेना में भ्रष्टाचार व्याप्त था। दाग प्रथा से तात्पर्य है सैनिक निरीक्षण के समय अच्छे और स्वस्थ घोड़े जो है दिखा दिया करते थे, परंतु जब युद्ध होता था तो उस समय मरियल, टट्टू, अधमरे से घोड़े सेना के अंदर ले जाए जाते थे और निरीक्षण के समय अच्छे दिखाए जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करते हुए निरीक्षण के समय ही जो घोड़े उपस्थित किए जाते थे उनके शरीर के ऊपर राज्य का चिन्ह अंकित कर दिया जाता था, जिससे जो घोड़ों की व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार होता था उसमें कमी आई। साथ ही साथ इसी प्रकार का भ्रष्टाचार सैनिकों के अंदर भी हुआ करता था। सेना के निरीक्षण के समय जवान, युवा और हट्टे कट्टे सैनिकों को दिखाया जाता था, जबकि जब लड़ाई होती थी तो उन सैनिकों के रिश्तेदार और परिजन जो वृद्ध थे वो लड़ने के लिए जाया करते थे। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने अब जो सैन्य भर्ती होती थी उसके अंदर सैनिकों के पहचान को भी नोट किया जाता था, उनका चेहरा भी नोट किया जाता था, अर्थात उनके शरीर पर जो स्थायी निशान होते थे, जैसे किसी के चेहरे पे चोट का निशान है या किसी के जो है तिल का निशान है या कोई ऐसा स्थायी निशान जिसको मिटाया नहीं जा सके, ऐसी पहचान नोट की जाती थी ताकि युद्ध के समय भी वही सैनिक जो निरीक्षण के समय दिखाया गया है भाग ले। इस प्रकार से दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत करने से सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार है वो भी खत्म हो गया और अलाउद्दीन खिलजी की सेना मजबूत हो गई। फरिश्ता ने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना में 4,75,000 घुड़सवार हुआ करते थे। इनके अलावा पैदल सैनिकों की संख्या और अलग थी। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में सुधार करते हुए एक मजबूत और बड़ी सेना का जो है गठन किया। अब चूंकि सेना को नियमित रूप से वेतन देना है, वर्ष भर वेतन देना है और वो भी नगद वेतन देना है, और सेना की संख्या भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि यही सेना जो है अलाउद्दीन के सपनों को साकार कर सकती है। इस कारण से अब सेना पर व्यय जो है वो बढ़ चुका है और सेना पर जो व्यय है वो एक तरह से राजकोष के ऊपर भी भार बढ़ाने वाला है। अतः राजकोष पे भार न पड़े इसके लिए राजस्व में सुधार करना भी बहुत ज़रूरी था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्व व्यवस्था जो पुराने समय से चली आ रही थी उसमें भी सुधार किया गया और पहला सुधार था पैमाइश या जब्ती प्रणाली को लागू करना। राजस्व निर्धारण के लिए पहले अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता था। एक किसान की ज़मीन को
अनुमान के आधार पर नापा जाता था और राजस्व निर्धारित कर दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार जमीन की वास्तविक नाप करवाई और नाप के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया गया। इस पद्धति को पैमाइश या जब्ती पद्धति कहा जाता है। दूसरा, जमीन को नापने की मानक इकाई बिस्वा को रखा गया, घोषित किया गया। इसके साथ ही साथ राजस्व की मांग को जो है बढ़ाकर 1/2 अर्थात 50% कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व सुल्तान राजस्व के रूप में 1/3 1/3 भाग या 33% भाग किसानों से राजस्व के रूप में वसूला करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मांग को बढ़ाते हुए राज्य का भाग 1/2 कर दिया। चौथा प्रमुख सुधार है चौधरी, खुत और मुकद्दम जो कि राजस्व वसूलने का कार्य करते थे, उनके विशेषाधिकारों का अंत कर दिया। राजस्व वसूलने के एवज में उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे स्वयं की जमीन पर राजस्व से मुक्ति और वसूले गए राजस्व में से भी कुछ हिस्सा इन अधिकारियों को दिया जाता था, जिससे ये अधिकारी वर्ग जो राजस्व वसूलता था ये काफ़ी धन संपन्न था। अलाउद्दीन खिलजी ने इनके विशेषाधिकारों का अंत कर दिया, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई। गृह कर और चरागाह कर जैसे नए कर भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सल्तनत में लागू किए गए। अलाउद्दीन खिलजी ने नए करों की शुरुआत की। गृह कर और चरागाह कर, इनके द्वारा भी राज्य की आय में वृद्धि हुई। होम्स की जगह खुम्स पढ़ना है। खुम्स का 4/5 भाग राज्य कोष में जमा करना। खुम्स एक प्रकार का कर था जिसमें जमीन से गड़े हुए धन और युद्ध के दौरान लूट में प्राप्त जो सामग्री है उससे भी राज्य को आय होती थी। अलाउद्दीन खिलजी से पहले के सुल्तान खुम्स के रूप में प्राप्त धन का 1/5 भाग राज्य कोष में जमा करते थे, बाकी 4/5 भाग सैनिकों को या खजाना ढूंढने वाले को बांट दिया जाता था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें परिवर्तन करके 4/5 भाग को राज्य कोष में जमा किया और 1/5 भाग को सैनिकों में या खजाना ढूंढने वालों में वितरण किया गया। ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन था अलाउद्दीन खिलजी के समय। साथ ही साथ खालसा भूमि में वृद्धि। खालसा अर्थात वह भूमि जिस पर केंद्र का नियंत्रण हो, अर्थात उससे प्राप्त राजस्व सीधे राजकोष में जमा हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व में वृद्धि के लिए खालसा भूमि को बढ़ाने के ऊपर भी जोर दिया। इनाम, धार्मिक अनुदान और पेंशन के रूप में प्राप्त जो भूमि थी उसकी जांच करवाई गई और अधिक से अधिक भूमि को जब्त करके खालसा में परिवर्तित किया गया, जिससे राजकोष में वृद्धि हो। इस प्रकार से तमाम परिवर्तनों के द्वारा राजकोष की आय को बढ़ाया गया। इसी प्रकार चूँकि एक बहुत बड़ी सेना जो है अलाउद्दीन खिलजी को रखनी थी अपनी विश्व विजय की योजना को साकार रूप देने के लिए, इस कारण से उसने राजस्व व्यवस्था में भी परिवर्तित किया। साथ ही साथ बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण व्यवस्था भी लागू की। इसमें अलग अलग विद्वान अलाउद्दीन का इस व्यवस्था के पीछे अलग अलग उद्देश्य बताते हैं। बर्नी के अनुसार बड़ी सेना को कम वेतन के ऊपर रखने के लिए ये व्यवस्था की थी, या एक कम वेतन पर एक बहुत बड़ी सेना को राज्य में रखने के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था का सृजन किया था। जबकि खुसरो ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस व्यवस्था को लाने का पीछे उद्देश्य प्रजाहित था। इस प्रकार
बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया एक नवाचार था जो पहले नहीं किया गया था। इस व्यवस्था के अंदर रोजमर्रा की सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया गया था और उस निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर उसको नहीं बेचा जा सकता था। कहने का मतलब चीज़ों की कीमतें फिक्स कर दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत से लाए गए धन के प्रसार के कारण या लोगों में बांट देने के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो गई थी, अर्थात रुपए का मूल्य गिर गया था और वस्तुओं की कीमतें आसमान को छूने लगी थी। और इस प्रकार की व्यवस्था में कम खर्चे पर बहुत बड़ी सेना को रखना बहुत ही मुश्किल होता। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने नई व्यवस्था का प्रचलन किया ताकि कम खर्चे पर ज़्यादा बड़ी से बड़ी सेना रखी जा सके। इसलिए उसने रोज़मर्रा की तमाम वस्तुओं की कीमतें फिक्स कर दी। उससे अधिक कीमत पर कोई भी व्यापारी वस्तुओं को नहीं बेच सकता था। इस हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ारों को 3 प्रकार के बाज़ार बनाए। प्रथम सराय ए अदल। इन बाज़ारों में तैयार सामग्री अर्थात निर्मित वस्तुएं और विदेशों से आयात की गई वस्तुएं खरीदी जा सकती थी। द्वितीय प्रकार के जो बाजार थे वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनाज नियंत्रित मूल्य या फिक्स मूल्य पर खरीदे जा सकते थे। और तीसरे प्रकार के जो बाजार थे वहाँ पर दास और दुधारू और पशु साथ ही साथ घोड़े वगैरह भी खरीदे जा सकते थे। तो इस प्रकार से अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग प्रकार के बाजार और निर्धारित किए गए तथा सभी वस्तुओं की कीमतें निर्धारित कर दी गई जो बहुत कम थी। साथ ही साथ इस व्यवस्था को चलाने के लिए या इसकी निगरानी के लिए कुछ नए अधिकारी भी नियुक्त किए गए। दीवान ए रियासत विभाग का गठन किया गया जो कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख करता था। साथ ही साथ अलग अलग बाज़ारों में सहना ए मंडी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई जिनका लक्ष्य अपने अपने बाज़ार के अंदर भ्रष्टाचार को रोकना और राजकीय आदेशों की अनुपालना करवाना था। साथ ही साथ बरीद ए मंडी नामक जो अधिकारी थे वो गुप्तचर का कार्य करते थे और गुप्त वेश में वो ये देखा करते थे कि कोई भी व्यापारी जो है किसी प्रकार की भ्रष्टाचार या बेईमानी तो नहीं कर रहा है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने सख्त या कड़े दंड की व्यवस्था भी की और ये आदेश दिया गया कि कोई भी व्यापारी या दुकानदार बेईमानी करता है तो उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। जिस अनुपात में या जितनी मात्रा में वो वस्तु की बेईमानी करता है या कम तोलता है उतना ही उसके शरीर से मांस ले लिया जाता था और मांस भी शरीर के ऊपरी हिस्सों से उसकी शुरुआत होती थी। इस प्रकार से कहने का मतलब आदेशों के पालना नहीं करने वाले लोगों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था भी की गई थी। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था भी लागू की गई। साथ ही साथ प्रशासन में भी सुधार किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि जो सुल्तान थे कई बार उन सुल्तानों के खिलाफ उनके अमीर वर्ग दलबंदियां करते थे और विद्रोह कर दिया करते थे और कई बार उनको अपदस्थ भी कर देते थे या सुल्तान जो है अमीरों के हाथ की कठपुतली मात्र बनकर रह जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इन परिस्थितियों का विशेष निरीक्षण करके इस निर्णय पे पहुंचा कि जो विद्रोह होते हैं या अमीरों की जो खिलाफत होती है उसके पीछे मुख्य रूप से 4 कारण है और अगर उन कारणों को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर कभी इसी प्रकार की स्थिति पैदा नहीं हो सकती है। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए। पहला अध्यादेश मद्य निषेध अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अंदर शराब पीना और यहाँ तक कि राजधानी
परिसर में भी शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। और ऐसा कहा जाता है कि अमीर वर्गों के द्वारा शराब पीने के लिए भी कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो सबसे पहला मद्य निषेध। दूसरा प्रमुख अध्यादेश था अमीरों की संपत्ति, धार्मिक व भूमि अनुदान जब्त करना। अलाउद्दीन खिलजी ने पाया कि अमीरों की संपत्ति जैसे जैसे बढ़ती जाती है उनका दुस्साहस भी बढ़ता जाता है। सुल्तान के आदेशों की पालना न करने की अर्थात कृतज्ञता की मात्रा भी बढ़ती जाती है। इस कारण से उसने अमीरों की जो बढ़ी हुई संपत्ति है उसको जब्त कर लिया, साथ ही साथ धार्मिक और भूमि अनुदान जो दिए गए थे उनको भी जब्त करने की शुरुआत की। साथ ही साथ एक श्रेष्ठ गुप्तचर प्रणाली का गठन किया गया जिसके द्वारा अमीरों की हर गतिविधि के ऊपर नज़र रखी जाने लगी। ऐसा कहा जाता है कि गुप्तचर प्रणाली इतनी सुसंगठित थी कि अमीर आपस में एकांत में जब बात करते थे तब भी फुसफुसाकर बात करते थे। उनको डर था कि कहीं उनकी बात जो है सुन ना ले। इसी प्रकार से चौथा प्रमुख अध्यादेश था अमीरों के आपसी मेलजोल, उत्सवों पर रोक। साथ ही साथ पारस्परिक वैवाहिक संबंधों पर भी रोक लगा दी गई। अगर वैवाहिक संबंध करने हैं तो सुल्तान से पूर्व अनुमति लेनी होगी। अलाउद्दीन खिलजी ने पाया कि अमीर आपस में मिलकर और वैवाहिक संबंधों के द्वारा एक दूसरे के संबंधी बनकर अपना गठजोड़ बनाते हैं और ये गठजोड़ कई बार सुल्तानों के लिए भारी पड़ जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर भी रोक लगा दी। इस प्रकार से सैन्य प्रशासन में सुधार किया, राजस्व में सुधार किया, प्रशासन में सुधार किया, अर्थव्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सुधार किया गया और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया गया। एक मजबूत व्यवस्था का जो है गठन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया और इसी मजबूत नींव के ऊपर खड़े होकर उसने अपनी विजय योजनाओं की शुरुआत की जिसके बारे में अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।